हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिष्य वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट और सेकंड बुक है उसकी फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आ चुका हूँ वन शॉट वीडियो में, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है हमारे क्लास 12 के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। मैंने अभी कुछ टाइम पहले प्रिपेयर किया गाइस, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको मिस मत करना, कंप्लीट वॉच करना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते वक्त को ना बर्बाद करते हुए, एंड देन इन एडवांस विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, टुमारो एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। हम फास्टली इसको कवर करने की कोशिश करेंगे गाइस, तो शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, इसमें मैंने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और भी। तो आइए समझते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया था सोवियत संघ। प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था सोवियत संघ के। कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति पर अंकुश होना। संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना परमाणु हथियारों पर। ठीक है। टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। रूस की प्रमुखता। गोबरचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना। अर्थव्यवस्था की गतिरोध, उपभोक्ता की वस्तुओं की कमी। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। सोवियत प्रणाली की सत्तावादी होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाब देना होना। ये था सोवियत संघ के विघटन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। मैं थोड़ा फास्टली कवर करवा रहा हूँ। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे। अगर बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा हो तो गाइस उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया था। ठीक है। हथियारों की जो होड़ लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी थी। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ था। सोवियत संघ का अंत होने के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ था। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। साथ ही साथ विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए थे। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ था। तो ये 4 से 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ऐसे एज इट इज़ इसको ऐसा लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कि कार्टून से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है तो उसको मैं आज बताता हूँ। तो जैसे कि अमेरिका की नई विदेश नीति क्या थी, तो कार्टून से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप कार्टून को ठीक से देख लीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चंस को सोल्व कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, आई होप कि आपके कार्टून अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कार्टून क्या दर्शाता है। तो ये कार्टून देखिए, ध्यान से देखा होगा आपने, तो क्या दर्शाता है कार्टून। अमेरिका की नई विदेश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कार्टून वर्तमान भू राजनीति के बारे में किस ओर इशारा कर रहा है। ध्यान से अगर आपने कार्टून देखा हो तो शांति का संदेश की ओर इशारा कर रहा है। थर्ड, ये सैनिक अभियान समकालीन विश्व राजनीति का उदाहरण है। बिल्कुल। ऑपरेशन ओवरलोड। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कौन सी महाशक्ति का वर्चस्व हो गया था। जैसी बात है, रूस का हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के नए केंद्र क्या थे। संगठन और राष्ट्र के रूप में कुछ ये थे, यूरोपीय संघ था, आसियान था, ब्रिक्स था, दक्षेश था। अब राष्ट्र के रूप में क्या थे, रूस थे, चीन थे, इजराइल, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। आई होप कि आपको आपने इसको फुल्ली डिस्क्राइबली पढ़ा हो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये सत्ता के नए केंद्र का अर्थ क्या था, बहुत बार क्वेश्चन ये इस बार यूनिकनेस से एग्जामिनर पूछने वाले हैं। तो शीत युद्ध के बाद विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों और देशों ने प्रभावशाली से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और प्रारंभ किया, जिससे ये स्पष्ट होने लगा कि संगठन और देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। और विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया था कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। तो एज इट इज़ आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये 1 नंबर में या 5 नंबर में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका ये एक और कार्टून, ये बहुत ही फेमस कार्टून है, हमारे टाइम पे भी एग्ज़ाम में आया था। तो एज इट इज़ मैंने सोचा कि आपको भी ज़रूर पढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये भी आने की पूरे चांसेस है। तो नीचे दर्शाए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और कार्टून पर आधारित दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो ये कार्टून साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। आइए समझते हैं। तो ये दर्शाता है आपकी चीन की अर्थव्यवस्था को। देखिएगा होगा, आपको समझ ही गए होंगे अगर आपने कार्टून सही से पढ़ा हो पहले तो। साइकिल के आगे के पहिए में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस विचारधारा को दर्शा रहा है। साम्यवाद को।
साइकिल के पीछे वाला पहिया दिए गए प्रतीक चिन्ह किस देश की मुद्रा को दर्शा रहा है? ओबियसली अमेरिका को दर्शा रहा है, डॉलर है। 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त किया था? ओबियसली अमेरिका इसका आंसर होगा। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है ब्रिक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं रेकमेंड करूँगा, ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे भी आया था ये क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से पढ़ा होगा आपने ब्रिक्स को ज़रूरी। तो एक बार मैं बता देता हूँ ब्रिक्स क्या है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका, ये 5 कंट्रीज से मिलके बना हुआ है ये, जो विश्व अग्रणी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रयोग किया था। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और 2009 में इसने अपनी प्रथम बैठक यानी कि मीटिंग की थी दक्षिण अफ्रीका के समावेश के बाद। ये ब्रिक्स से ब्रिक्स में प्रभावित हो गया था। तो ब्रिक्स की स्थापना के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे भाई, अगर कोई चीज़ बनी है तो उसके कुछ कहते हैं ना, मतलब विजन्स होते हैं, तो वही थे, इसके भी कुछ गोल्स थे। तो सबसे पहले ये था कि राष्ट्र की आंतरिक नीति और परस्पर समानता में हस्तक्षेप न करना, इसके सदस्य देशों के मध्य आर्थिक व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, सदस्य देशों के बीच पारस्परिक आर्थिक का लाभ वितरण करना। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, तो मैं कंटेंट को थोड़ा जल्दी रैप कर रहा हूँ बिकॉज ताकि वीडियो जल्दी कवर हो जाएगा और आप तक पहुँच जाए और आप भी इसको जल्द से जल्द समझ सकें। तो यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा था? तो ये क्वेश्चन भी मैं एज इट इज़ रेकमेंड करूँगा, इम्पॉर्टेंट है। तो समझते हैं, सबसे पुराना संगठन था और इसे स्थायित्व और प्रभावकारी बनाता है। समान राजनीतिक रूप से जैसे झंडा गान, स्थापना दिवस और मुद्रा थी इसकी अपनी। यूरोपीय संघ की सहयोग की नीति थी। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा थी। इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। उसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक था है सॉरी इसका एक सदस्य देश फ्रांस है, जिसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई विल रेकमेंड यू। सो श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए, आपसे 4 से 5 नंबर में पूछ ले आता है क्वेश्चन, हमारे टाइम पे भी ऑलरेडी आया था क्वेश्चन। तो बहुसंख्यक और सिंगली और अल्पसंख्यक तमिल समुदायों में संघर्ष, लिट्टे द्वारा तमिलों का अधिकार दिलवाने का प्रयास, उग्र तमिलों द्वारा स्वतंत्र राज्य की मांग, श्रीलंका सरकार द्वारा सख्ती और 1987 में राजीव जयवर्धने समझौता, श्रीलंका में भारत द्वारा शांति सेना को भेजना और नॉर्वे की मध्यस्थता में शांति स्थापना का प्रयास। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से जो है क्या बोलते हैं, माफ़ी चाहूँगा, जो भी है आपके पार्ट आते हैं, तो ये है वो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आपके आते हैं सचिवालय, महासभा, न्याय सत्ता परिषद। इसका कार्य सन 1994 में समाप्त कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आते हैं और सुरक्षा परिषद आते हैं। ये एज इट डायग्राम पूछ लिया आता है आपसे एग्जाम में। तो नेक्स्ट ये भी एक कार्टून है। तो कार्टून मैंने इसमें लिए हैं, जो 3-4 जो भी कार्टून लिए वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इनमें से एक जरूर आता है। तो आइए इस कार्टून को भी समझते क्या कह रहा है। तो कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश की ओर इंगित करता है? ओबियसली अमेरिका की ओर इंगित करता है, क्योंकि यूनाइटेड हो साइड में, अगर आपने देखा हो तो। कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका प्रतीक है? ओबियसली आसियान का है। कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के बाएं हाथ में क्या दर्शाया गया है? क्या दर्शाया गया, आप गेस कर सकते हैं? कुछ नहीं, लेकिन लग रहा है ना वो युद्ध लिखा हुआ है, कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, वॉर। बट सॉरी एक्चुअली इट्स अ वॉर, या राइट, एक्चुअल में वो वॉर है, मैंने कुछ गलत बता दिया। तो बिकॉज कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है? एक्चुअली मैं मिसयूज हो गया, कंफ्यूज हो गया। जो सेकंड है 7.2 है, उसका भी संयुक्त राष्ट्र संघ है, थर्ड एक्चुअली आसियान नहीं है। एंड देन कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के बाएं हाथ में क्या दर्शाया गया है? सो ये एक युद्ध है, मतलब वॉर लिखा हुआ है बिकॉज, तो कंफ्यूज हो गया मैं, सॉरी स्टूडेंट्स। एंड संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ओबियसली अमेरिका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अपनी। सुरक्षा की धारणाओं को लेकर क्या क्या है? पारंपरिक धारणाओं, गैर पारंपरिक धारणा, दो हैं। ये डायग्राम है आपका, इसको समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज वी आर ऑल्सो ईटिंग। सो आप इस डायग्राम को देख लीजिए। तो एज इट इज़ ये पेपर में पूछ लिया आता है कि सुरक्षा की धारणाओं के बारे में बताओ, पारंपरिक और गैर पारंपरिक धारणाओं के बारे में।
तो उसमें भारी खतरा और आंतरिक खतरा पूछ लिया आता है, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा पूछ ली आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो मैं ये डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का विस्तार रूप से उल्लेख कीजिए। तो आंतरिक सुरक्षा की पारस्परिक धारणा क्या कहती है? पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पृथ्वी पर सर्वाधिक शक्तिशाली देशों की आंतरिक सुरक्षा कमोवेश सुनिश्चित थी। 1945 तक अमेरिका व सोवियत संघ अपनी अपनी सीमाओं में शांति की अपेक्षा कर सकते थे और यूरोप में अधिकांश शक्तिशाली देशों के समक्ष अपनी सीमाओं में कोई चुनौती नहीं थी। भारत सुरक्षा की पारस्परिक धारणा थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय शीत युद्ध का समय था, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गठबंधन के सामने सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी गठबंधन तथा दोनों एक दूसरे से सैनिक आक्रमण का खतरा भी थे। तो कुछ यूरोपीय शक्तियों के कारण उपनिवेशों में स्वतंत्रता की मांग करने वाले लोगों को हिंसा के प्रति चिंता थी। तो ये थी बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर धारणा। तो एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी 4 से 5 अंक में पूछ लिया आता है, तो आप इसको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट आपका आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हमारे टाइम पे भी आए थे। तो वैश्वीकरण के क्या कारण थे, आइए समझते हैं। उन्नत टेक्नोलॉजी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई। और पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने में इंटरनेशनल सपोर्ट मिला। तो वैश्वीकरण की विशेषता ये थी पूंजी, श्रम, वस्तु, विचार की गतिशीलता, मुक्त प्रवाह, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन और विश्व व्यापार में वृद्धि, देशों के बीच आपसी जुड़ावता और निर्भरता थी, ठीक है। एंड दिन विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी और महामारी जैसे एथेंक्स, कोविड-19, इबोला, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग। नेक्स्ट, ये आपका वैश्वीकरण के उदाहरण है कुछ, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसको भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या थे, मैं एक मेन इसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। वैश्वीकरण के राज्य की क्षमता में कमी आई और राज्य कुछ एक मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाना और सुरक्षा तक ही सीमित था। अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुख्य निर्धारक था, ठीक है। बाकी आप चलो मैं कर ही देता हूँ। राज्य की प्रधानता बरकरार और उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही थी। इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सके और कारगर ढंग से कार्य कर सके, राज्य अधिकार ताकतवर हुए। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में मैं एक दो डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी, पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों के लाभ परंतु श्रम के निर्वाह प्रभाव न होने के कारण विकासशील देशों का कम लाभ। तो सांस्कृतिक प्रभाव ये थे, खान पीन और पहनावों में विकल्प की संख्या बढ़ गई थी, लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा, संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ा था। तो ये था आपके तीनों प्रभाव। नेक्स्ट, भारत की विदेश नीति पर नेहरू जी का प्रभाव क्या था। भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की अमिट छाप है। नेहरू जी की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, कठिन संघर्ष प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास करना। तो इन उद्देश्यों की कूटनीतिकता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे वो। ये एक डायग्राम है कि भारत की विदेश नीति के तत्व क्या थे। तो एज इट इज़ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये डायग्राम कई बार पूछ लिया था एग्जाम में, या इसको दिखाकर ऐसे क्वेश्चन कर लिया था कि भारत की विदेश नीति पर नेहरू जी का प्रभाव क्या था और उसके तत्व पूछ लिया है, तो आप एज इट इज़ ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी, मैं कंटेंट को थोड़ा रैप कर रहा हूँ जल्दी, बिकॉज कि काफ़ी लेट हो चुका है, तो दैट्स वाई। सो भारत और चीन के बीच के संबंधों के मतभेद और सहमति बिंदु को उजागर कीजिए। तो अगर पूछ ले कि भारत और चीन के बीच के संबंधों को मतभेद और सहमति बिंदु को उजागर कीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मतभेद क्या था, सीमा विवाद था, पाकिस्तान को भारत विरोधी गतिविधियों में समर्थन और तिब्बत विवाद को लेकर। सहमति पे ये थी, पर्यावरण मुद्दों पर था, विकसित देशों के खिलाफ था, WTO में विकासशील देशों का पक्ष और आर्थिक सहयोग पर बढ़ावा देना। तो ये थे एज इट इज़, आप इसको लग सकते हैं ऐसे 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट है आपका चुनाव आयोग की चुनौती। इट्स अ लास्ट क्वेश्चन फॉर योर वीडियो, सॉरी दिस वीडियो। सो चुनाव आयोग की चुनौतियाँ क्या थी? हमारे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में 12th स्टूडेंट्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन कराना, मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं और अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। अक्टूबर 1951 में फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए। ठीक है, पूछ लेते एक नंबर में। पहले 3 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, लेकिन भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से इस प्रकार भिन्न रहा। तो आज की वीडियो आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड देन इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टुडे, सॉरी टुमारो एग्जाम।